हेलो स्टूडेंट्स। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनको इंग्लिश में अनसीन पैसेज ही सोल्व करने नहीं आते और हर बार जो है एग्जाम में आते हैं। क्लास 9th हो, 10th हो, 11th 12th सारी क्लासेज में अनसीन पैसेज ही आते हैं। शुरू में पेपर शुरू होता है अनसीन पैसेजेस के साथ में, लेकिन आप उनमें भी गलतियां करके आ जाते हैं और फिर कटते हैं आपके मार्क्स। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अनसीन पैसेज में एक भी मार्क नहीं कटने वाला। समझते हैं वीडियो को। पूरी वीडियो आपको देखनी है, किसी भी क्लास में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो। ये वीडियो पूरी देखना आपको इतनी हेल्प करेगी कि उसके बाद आप कभी भी अनसीन पैसेज में गलती नहीं कर पाओगे। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड के क्लास 9, 10, 11 और 12th किसी भी क्लास का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। और साथ में मैंने सारी क्लासेज के सैम्पल पेपर सॉल्यूशंस की वीडियो भी अपलोड कर रखी है, तो वो भी देख सकते हो। यानी कि फाइनल एग्जाम में कैसा जो है आपका पेपर रहने वाला है, किस तरीके का पेपर आपका आएगा। अब समझते हैं पैसेजेस के बारे में। पिछले जितने भी ईयर्स में पैसेजेस आते थे, अब की बार जो पैटर्न है 9th में, 10th में, 11th में, 12th में सारी क्लासेज में पैटर्न को एक जैसा कर दिया है। पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत गड़बड़े थी। अब की बार इन्होंने क्या करा है, अब की बार 9th में और 10th क्लास में, ठीक है, ध्यान से समझना, ये 9th क्लास में और 10th क्लास में 20 मार्क्स के अनसीन पैसेज आएंगे, जिसमें आपके 10-10 नंबर के 2 पैसेजेस होंगे। 11th में और 12th में आपके 10 नंबर के पैसेज आएंगे, 10 मार्क्स के पैसेज आएंगे, जिसमें आपको जो है एक ही पैसेज दिया जाएगा, अल्टरनेट में दिया जाएगा, ऑप्शन में दिया जाएगा एक और पैसेज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगल देंगे, अल्टरनेट में दिया जाएगा। लेकिन आपको एक पैसेज मिलेगा, यानी 10 नंबर का एक पैसेज है हमारा यहाँ पे, और यहाँ पर 2 पैसेज हैं 20 नंबर के, यानी कि 10 नंबर का ही है पैसेज। 9th में हो, 10th, 11th, 12th कोई सी क्लास में हो, एक पैसेज 10 ही नंबर का आएगा। बस 9th और 10th में 2 पैसेज करने हैं, 11th 12th में एक ही पैसेज करना है, ठीक है। अब इसमें एक और मस्त चीज़ है। पहले क्या था, पहले सारे जो है मान लो 20 क्वेश्चन है, 20 के 20 क्वेश्चन दे दिए, 10 है तो 10 के 10 क्वेश्चन या 10 के 10 ऑप्शन टाइप, ऐसे गड़बड़ चलती रहती थी। अब की बार इन्होंने फेयरली करा है 50%, आधा, मतलब जितने भी क्वेश्चन है उनके आधे क्वेश्चन MCQ आएंगे अनसीन पैसेज के। यानी कि यहाँ पे 20 नंबर का है तो 10 MCQ जरूर मिलेंगे इन पैसेज में, यहाँ पे 10 नंबर का है तो 5 MCQ आपको मिलेंगे, ठीक है। हर पैसेज के साथ है ये, ऐसा नहीं है कि एक पैसेज MCQ वाला आ जाएगा 9th 10th में, एक में सिर्फ क्वेश्चन होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको जो है 10 नंबर के एक पैसेज में 5 तो मिलेंगे सिंगल क्वेश्चन और 5 मिलेंगे MCQ टाइप क्वेश्चन। पेपर देख लो एक बार किस तरीके से आएंगे। हाँ देखो, ये मत सोचना कि सर आप जो है कौन सी क्लास का कराओगे, हमारी क्लास तो दूसरी है, गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होएगा। पैसेज आपको समझना है, उसी के हिसाब से हम अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पे देखो ये पैसेज है, इस पैसेज में शुरू में हमको दिए गए हैं 5 MCQ टाइप क्वेश्चन, और उसके बाद में 5 दिए गए हैं हमको यहाँ पे, यहाँ तक वो है हमारे नॉर्मल क्वेश्चन जिनको हमको आंसर को लिखना है, ठीक है। सेम वैसे ही रहेगा हमारा 10th क्लास के इंग्लिश में, शुरू में मिलेगा, 11th में भी ऐसा ही, 12th में भी ऐसा ही। अब देखो फर्क कहाँ पे आएगा, 9th से आप 12th में आ गए हो पढ़ते पढ़ते, तो आपकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी हो गई होगी, थोड़ी सी उम्मीद करते हैं हम लोग कि हाँ अच्छी हो गई है। अब जो है ये लोगों ने क्या करा है, पैसेज की लैंग्वेज को डिफिकल्ट नहीं करा 12th में। देखो मैं बता रहा हूँ, समझ लेना, 9th और 10th के जो पैसेज आएंगे उनके आंसर जो है, क्वेश्चनों के आंसर डायरेक्ट पैसेज में मिल जाएंगे, मतलब पैसेज खोला पढ़ा और फटाक से आंसर मिलेंगे। 11th और 12th के जो पैसेजेस होंगे अनसीन वाले, उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे इस वीडियो में, वो दिमाग वाले पैसेज करेंगे ताकि कोई सी क्लास में भी आ जाए, आपका पैसेज गलत हो ही नहीं सकता। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना, किस तरीके से आपका जो है स्टेप्स रहने चाहिए एक पैसेज को सोल्व करने के लिए, वो समझते हैं। सबसे पहला काम आपका होना चाहिए वो है पैसेज पढ़ना, है ना। कई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सीधे क्वेश्चनों पे कूद जाते हैं, उनको मतलब ही नहीं है पैसेज से। लेकिन आज के टाइम में पैसेज बोर्ड वाले ऐसे बनाने लग गए कि आपको पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा बहुत समझना भी पड़ेगा। अगर नहीं समझोगे, नहीं पढ़ोगे, तो पेपर में जो पैसेजेस हैं उनके आंसर गारंटीड तुम गलत करके आओगे, भले ही तुमने ऑप्शन टाइप क्यों ना दे रखा हो। चलो हम पढ़ते हैं इस पैसेज को। ये पैसेज जो है 12th क्लास का है, सैम्पल पैसेज है ये, जो बोर्ड ने दे रखा है, और ऐसा सा ही पैसेज आएगा। देखो 9th का जो पैसेज है इतना बड़ा नहीं आएगा, 9th का जो पैसेज है मान लो यहाँ तक में खत्म हो जाएगा 3 पॉइंट का।
11th और 10th का भी ऐसा ही, इतना सही। 11th और 12th के जो पैसेज हैं वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं एज पर एक्सपीरियंस के हिसाब से। अब हमको क्या करना है, पहले पैसेज पढ़ते हैं एक बार। जोहान्सबर्ग वाज द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द एशियाटिक ऑफिसर। अब तुम बोलोगे सर हमको तो हिंदी बनानी ही नहीं आती, मेरे जैसे हो तुम लोग बिल्कुल, मुझे भी हिंदी बनानी नहीं आती। मैं आपके एज अ पोजीशन ले रहा हूँ कि हाँ मुझे नहीं आती, बहुत सारों को आती है, मेरे को पता है इंग्लिश आती है, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं उनको समझ आती है इंग्लिश सारी। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी है जो हिंदी मीडियम में हैं और उनको इंग्लिश से डर लगने लग गया है, तो उनके लिए भी मैं साथ में हिंट देता रहूँगा कैसे आपको अटैम्प्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले हमें पता है जोहान्सबर्ग तो जगह है, वाज द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द एशियाटिक ऑफिसर, होगा कुछ, मुझे नहीं पता स्ट्रॉन्ग होल्ड क्या होता है। अभी मैं आपकी कंडीशन पे हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस फुद्दू सा बच्चा हूँ और मुझे कुछ नहीं आता। अब पैसेज देखते हैं कैसे सोल्व होगा। आई हैड बीन ऑब्जर्विंग दैट, मैं देख रहा हूँ कुछ, फार फ्रॉम प्रोटेक्टिंग द इंडियन चाइनीज एंड अदर दीज ऑफिसर्स वर ग्रिंडिंग दैम डाउन। अब ग्रिंडिंग का भी मतलब नहीं पता, मतलब कुछ कर रहे हैं वो ऑफिसर्स किनके साथ में, इंडियन चाइनीज और अदर्स, उनसे फार फ्रॉम है, नहीं उनसे दूर है, उनसे कुछ मदद नहीं कर रहे हो या कुछ होगा। एवरी डे आई हैड कंप्लेन लाइक दिस, हर रोज मुझे मिलती है ऐसी ऐसी कंप्लेन। राइटफुल वंस आर नॉट एडमिटेड, मतलब जो सही बंदा था उसको नहीं पकड़ा। वाइलिस्ट दोज हु हैव नो राइट आर स्मगल्ड इन ऑन पेमेंट ऑफ $100 रुपी जो भी होगा, तो उसमें स्मगल कर दिया। इफ़ यू विल नॉट रेमेडी दिस स्टेट ऑफ थिंग हु विल, अगर तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा ये। आई शेयर द फीलिंग इफ आई डिड नॉट सक्सीड इन स्टैम्पिंग आउट ऑफ दिस एविल आई शुड बी लिविंग इन द ट्रांसवाल इन वेन। तो अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो मैं जो है आई शुड बी लिविंग इन, तो मैं वहाँ ट्रांसवाल में रहने लग जाऊंगा, तुम मत करो अपना काम जो नहीं करना तुमको, ऐसी कंप्लेंट मिलती है। अब देखो यहाँ पे जो है कुल मिला के मुझे आधे आधे वर्ड समझ आ गए, आधे आधे नहीं आए, 50-50 हो गया हमारा। सो आई बिगेन टू कलेक्ट एविडेंस, मैंने क्या करा, सबूत बटले करने शुरू कर दिए। एंड एज सुन एज आई गैदर्ड अ फेयर अमाउंट आई अप्रोच द पुलिस कमिश्नर, जब सबूत मिल गए तो मैं कमिश्नर के पास पहुंच गया। ही अपीयर्ड टू बी जस्ट मैन, टू बी अ जस्ट मैन, वो एक बंदा था। फार फ्रॉम गिविंग मी द कोल्ड शोल्डर ही लिसन टू मी पेशेंटली, मतलब उस बंदे ने मेरे को सुना, पेशेंटली सुना नहीं, आराम से शांति से मेरी बात सुनी। एंड आस्क मी टू शो ऑल द एविडेंस इन माई पोसेसन, और मेरे से जो सबूत मैंने बटले करे थे, इकट्ठे करे थे, उनको सबूतों को मांग लिया उन्होंने। ही एग्जामाइंड द विटनेस हिमसेल्फ एंड वाज सेटिस्फाइड, उसने जो है एग्जामिन करा, देखा दुखा उनको और फिर वो संतुष्ट हो गया। बट ही न्यू एज वेल एज आई दैट इट वाज डिफिकल्ट इन साउथ अफ्रीका टू गेट अ वाइट जरी टू कन्विक्ट अ वाइट ऑफेंडर अगेंस्ट कलर्ड मैन। कलर्ड मैन यानी कि गोरों के साथ में वो उनका विरोध हम नहीं कर सकते थे क्योंकि गुलामी में थे वो लोग। बट सेड ही लेट्स ट्राई एट एनी रेट, चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं, जुगाड़बाजी हो जाए तो। इट इज़ नॉट प्रॉपर इधर टू लेट सच क्रिमिनल्स गो scot free for fear of the jury accusation them. I must get them arrested, मैं भी अरेस्ट हो सकता हूँ। I assure you I shall leave no stone unturned। अब मुझे इस लाइन का मतलब ही नहीं पता, मतलब कुछ कुछ तो समझ आ गया मेरे को, ठीक है। जुगाड़बाजी हम कर रहे हैं, मतलब हमको क्या करना है ना, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, अभी आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ मैं एज आ, मतलब मेरे को कुछ कुछ वर्ड पता है और ज़्यादातर वर्डों का मतलब ही नहीं पता, ठीक है। काम चलाओ, समझ आ रहा है हमको। इनके अभी तक हमको ये समझ आया कि ये लोग जो है भारतीयों की, चाइनीजों की और दूसरे लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं, कुछ हरामी टाइप के लोग हैं, उनकी केस वेस होते नहीं है। पुलिस वाले को मैंने फिर सबूत बटले करके दे दिए, फिर वो मेरी बात मान गया। बस इतना सा कुछ हमें अभी तक समझ आया इस पैसेज से। आगे पढ़ते हैं, छोटे छोटे 3 पैसेज से और पॉइंट से, इनको पढ़ के फिर हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करना सीखेंगे। अभी सीधा डायरेक्ट वहाँ पर मत पहुँच जाना कि चलो सीधा वहीं से देख लेते हैं। आपको भी जब आपको जो है मैं रिकमेंड करूँगा 2 से 4 पैसेज, कम से कम 2 से 4 पैसेज के अप्रोक्स, ठीक है, मैक्सिमम, और 2 मिनिमम, ठीक है। इतने पैसेज अगर ज़्यादा कर पाओ तो और भी बढ़िया है। इतने पैसेज आप जरूर सोल्व करके देखना, प्रीवियस ईयर पेपर का उठा लो या कहीं से उठा लो जो आपने कभी पढ़े नहीं है, और उनके आंसर बाद में देख लेना, चीटिंग मत करना। तो जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो उसके बाद आपको पैसेज समझने में भी आ जाएंगे और अटैम्प्ट करने भी आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे जो है, आई डिड नॉट नीड द अश्योरेंस, अश्योरेंस का मुझे नहीं पता, मतलब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं थी, भरोसा होगा। आई सस्पेक्टेड अ नंबर ऑफ ऑफिसर बट एज आई हैड नो अनचैलेंजेबल एविडेंस अगेंस्ट देम ऑल, यानी कि मेरे पास उनके विरोध में कोई सबूत नहीं थे, पक्के सबूत। वारंट ऑफ अरेस्ट वर इश्यूड अगेंस्ट द 2 अबाउट वॉज गिल्ट आई हैड नॉट द स्लाइटेस्ट डाउट, थोड़ा बहुत सकता 2 वारंट इशू हुए 2 बंदों के खिलाफ में। द पुलिस कमिश्नर ऑब्टेन्ड एन एक्सट्राडिशन वारंट
एंड गोट देम अरेस्टेड। 2 बंदों जिनका हुआ था उनको पकड़ लिया पुलिस वालों ने, कमिश्नर ने, एंड ब्रोट टू द ट्रांसवाल, उनको यहाँ पे ले आया इस जगह पे। दे वर ट्राइड एंड ऑल्दो देयर वाज स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट देम, हमें पता था कि सबूत अच्छे हैं उनके खिलाफ में, एंड इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द जूरी हैड द एविडेंस ऑफ देम हैव एब्सोल्यूटली बोथ वर डिक्लेयर्ड टू बी नॉट गिल्टी एंड एक्विटेड। हमें देखो यहाँ पे बोलोगे सर हमको तो अब कॉन्डिट का मतलब नहीं पता है ना, एक्विटेड का नहीं पता, भाई नहीं पता कोई बात नहीं, गिल्टी का पता है, आसान आसान वर्ड तो समझ आते हैं। यहाँ पे इन्होंने मोटा मोटा से ये बोला कि जूरी ने जो है उनको दोषी नहीं पाया और छोड़ दिया, बस ऐसे ही, हमारे पास जबकि पक्के सबूत थे। आई वाज स्कोरली डिसअपॉइंटेड, मैं थोड़ा निराश हुआ। पुलिस कमिश्नर वाज वेरी सॉरी, पुलिस कमिश्नर ने भी माफ़ी मांगी, भाई कुछ नहीं कर सकते इनका। आई वाज डिस्गस्टेड विद द लीगल प्रोफेशन, however the guilt of both these officers was so patent that in spite of their acquittal the government could not harbor them, यानी कि उनको जो है नहीं कर रही, गवर्नमेंट मदद कर रही है, बेसिक सी बात है उनकी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमको पढ़ने से पता लग रहा है कि गुलामी वाली मानसिकता थी ये उस टाइम से, कहीं बात होगी अफ्रीका की। बोथ वर कैशियर्ड एंड द एशियाटिक डिपार्टमेंट बिकम कंपेरेटिवली क्लीन, और ये जो डिपार्टमेंट था ये भी क्लीन था, है ना, इसको कोई दिक्कत ही नहीं थी, फालतू बड़क क्यों लेगा ये भी। अब हमको मोटा मोटा समझ आ गया, एक बंदा है, हमें नहीं पता, हमें कोई नाम भी नहीं बताया इस पूरे पैसेज में कि किसने ये सबूत बटले करे। कुल मिला के एशियाटिक की बात हम कर रहे हैं, एशियाटिक यानी एशिया के लोग हैं जो, उनकी हम बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ में जो है मुकदमे होते रहते हैं, बाकी उनके लोगों की जो है कोई सुनता नहीं है। एक बंदे ने जो है सारे सबूत बटले करे, इकट्ठे करे, और उसको जो है पुलिस कमिश्नर को दिखाया, और फिर उसके बाद में जो है पुलिस कमिश्नर ने जज को दिखाया, जज ने जो है 2 बंदों के खिलाफ वारंट निकाला, और उसका भी कुछ हुआ ना आया, तो उसके बाद में अपना उनको छोड़ दिया। फिर पुलिस कमिश्नर बढ़िया बंदा था, माफ़ी मांगी मेरे से, लेकिन फायदा क्या था उसका, तो है ना, उसकी बेचारे गलती भी क्या थी, वो साफ सुथरा रहते अपना। तो ये चीज़ है, हमको मोटी मोटी सी समझ आ गई पैसेज में, इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने जो है अभी पूरे पैसेज को पढ़ लिया है अच्छे से। इसके बाद हमें जो है क्वेश्चंस मिलेंगे, शुरू में जो है 5 मिलेंगे MCQ और 5 मिलेंगे फिर नॉर्मल क्वेश्चंस। एक चीज़ और बता देता हूँ इन क्वेश्चंस के मामले में, 9th और 10th क्लास में एक क्वेश्चन आएगा जो अजीब सा होगा, आउट ऑफ ऐसा लगेगा, पहरे में से लेना देना ही कुछ नहीं लग रहा है इसका तो, और 11th और 12th में 2 क्वेश्चन आएंगे ऐसे जिनका पहरे से लेना देना सा नहीं लगेगा, यानी कि वो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, बेसिक सी बात है। ये 2 क्वेश्चन 11th और 12th में, एक क्वेश्चन 9th और 10th में, ठीक है। अब जो है उसको जो है आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, अगर तुक्का मारना है मार देना, उस पर मैं बता दूंगा कैसे तुक्का लगेगा जब हम पैसेज में से उन क्वेश्चंस को ढूंढेंगे। पहला क्वेश्चन है द एशियाटिक ऑफिसर वर। अब यहाँ पे जो है एशियाटिक ऑफिसर वर, ऑप्शंस पे अगर ध्यान दोगे, इंडियन चाइनीज अदर, इंडियन चाइनीज सब में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इंडियन चाइनीज अदर तो पहरे में भी लिखा हुआ मिलेगा। हाँ ढूंढते हैं, वो यहीं पे लिखा हुआ है इंडियन चाइनीज एंड अदर। अब पढ़ लेते हैं इस लाइन को एक बार। आई हैड बीन ऑब्जर्विंग दैट फार फ्रॉम प्रोटेक्टिंग यानी कि प्रोटेक्ट करने से दूर हैं या वो लोग, इन लोगों के एशियन इनके, तो एशियाटिक ऑफिसर्स वर, वो क्या है फिर, प्रोटेक्टिंग तो है ही नहीं, शोविंग मर्सी दया नहीं दिखा रहे, मतलब प्रोटेक्ट टाइप में होता है ये भी। अपलोडिंग का हमें पता नहीं है, ओप्रेसिंग होता है विरोध करना या उनकी मदद ना करना, तो वही जो है हमें यही वर्ड यूज करना है, अपोजिट का वर्ड है ये काइंड ऑफ, तो ये जो है हमारा ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 11th और 12th में थोड़े इस टाइप से के MCQ आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। 9th और 10th में आपको डायरेक्ट आंसर मिलेंगे, उनके ईजी आते हैं क्वेश्चन उन पैसेजेस के, 9th और 10th वालों के। नेक्स्ट है वेयर वाज गांधी जी लिविंग एट दैट टाइम। क्या हमने पूरे पैसेज में कहीं भी गांधी जी पढ़ा? नहीं पढ़ा, लेकिन जिस व्यक्ति ने एविडेंस इकट्ठे करे थे, पुलिस ऑफिसर को दिखाए थे, पुलिस कमिश्नर को, हमें बस उसी का जिक्र है, शायद से वो गांधी जी ही थे। अब यहाँ पे जो है हमें आइडिया है, जो क्वेश्चन के हिसाब से वही लगा पा रहे हैं हम। तो गांधी जी लिविंग एट द टाइम, तो गांधी जी उस टाइम पे कहाँ रहते थे? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, टरवाल, कैप टाउन। हमने पूरे पैसेज में एक ही वर्ड यूज हुआ है, वो है ट्रांसवाल वाला, वो वहाँ पे रहते थे। अगर आप पैसेज में पढ़ते हो, पैसेज 1 के इसमें, आई शुड बी लिविंग इन द ट्रांसवाल इन वेन, है ना, ट्रांसवाल में रहना व्यर्थ था, तो ट्रांसवाल में वो रहते थे। अगला क्वेश्चन देखें इसी का। ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज स्टडी द 2 स्टेटमेंट 1 एंड 2 गिवन बिलो। 2 स्टेटमेंट दी हैं, दोनों को पढ़ लो और उसके बाद में आंसर कर दो। पुलिस कमिश्नर वाज एन अनबेस्ड पर्सन। अनबेस्ड होता है निष्पक्ष न्याय करने वाला, ठीक है, तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करने वाला। तो पुलिस कमिश्नर अनबेस्ड पर्सन था, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने गांधी जी के सबूतों को देखा, फिर उसको कोर्ट में लेके गया, फिर फैसले जो भी हुए बाद में होते रहे, लेकिन वो जो है
पुलिस कमिश्नर ने उसकी पूरी मदद करी, उसको उससे कुछ ज़्यादा जो है रंग भेद वाला सिस्टम नहीं था। ही रिफ्यूज्ड टू हेल्प गांधी, उसने गांधी की मदद करने से मना कर दिया। यहाँ पे ही जो है यहाँ पे पुलिस कमिश्नर है, क्या उसने गांधी की मदद नहीं करी? बिल्कुल करी थी। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये वाली हमारी सही है। ऑप्शन देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द डिसीजन ऑफ ज्यूरी मेड गांधी जी फील डिसगस्टेड विद द लीगल प्रोफेशन बिकॉज द डिसीजन वाज। हमें नहीं पता यहाँ पे इनमें से कौन सा आएगा, लेकिन ये स्टेटमेंट जो हम पढ़ के आए हैं वो है यहाँ पर। यहाँ पे देखो लीगल प्रोफेशन एक ही बार यूज हुआ है ये वर्ड, तो यहीं कहीं से ये वर्ड, ये जो क्वेश्चन है ये बना हुआ है। इसमें जो है आपका जो आंसर है, ध्यान से देखोगे, जूरी हैड एविडेंस ऑफ देम हैविंग absconded, both were declared to be not guilty and acquitted, है ना। तो ये हमें यहाँ पे ये मिला है I was sorely disappointed, फिर उससे वो निराश हुआ था। और यहाँ पर क्वेश्चन में भी वही कह रहे हैं कि डिसीजन ऑफ जूरी मेड गांधी जी फील डिस्गस्टेड विद द लीगल प्रोफेशन बिकॉज द डिसीजन वाज बेस्ड, है ना। वो उन्होंने जो है उनके पक्ष में फैसला सुनाया था, मतलब भेदभाव हुआ था एक्चुअल में उनके साथ में, तो इस वजह से वो जो है नाराज थे, डिस्गस्टेड थे। ठीक है, तो ये हमारा बेस्ड वाला आंसर आ जाएगा। फेयर जस्ट क्वेश्चन जब हम पैसेज पढ़ रहे थे ना, काम चलाओ सभी समझ जाओगे तो काम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो द 2 ऑफिसर्स वर एक्विटेड बाय द जूरी, 2 ऑफिसर को पकड़ा गया। येट द गवर्नमेंट डिसमिस्ड देम फ्रॉम देयर जॉब, गवर्नमेंट ने उनको डिसमिस भी किया। व्हाट वाज द रीजन फॉर देयर डिसमिसल, तो उनको जो डिसमिस करा गया उनके पीछे क्या कारण था? दे डिड नॉट ओबे द गवर्नमेंट ऑर्डर, हमने पढ़ा कहीं पे गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं माने तो उन्होंने नहीं। स्पोक लाउडली, गांधी जी ही नहीं थे वहाँ पे कहीं पे। दे मर्डर्ड अ वाइट मैन, ऐसा कुछ नहीं था। देयर क्राइम वॉज टू ऑब्वियस टू बी डिफेंडेड, उनका जो है क्राइम टू ऑब्वियस था डिफेंड करने के लिए। और ये हमको ऊपर पैसेज में भी मिल जाएगा, अगर आप यहाँ पर आते हो ना, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट देम इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट जूरी एविडेंस ऑफ देम हैव absconded। तो एविडेंसेज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कुल मिला के मोटा मोटा अगर हमें समझ आ रहा है तो वही है यहाँ पे। देयर क्राइम वाज टू ऑब्वियस टू बी डिफेंडेड, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड अ फ्रेजल वर्ब फ्रॉम पैरा 1 जिसका मतलब होगा पुट एन एंड टू समथिंग बाय टेकिंग डिसेसिव एक्शन। आपको मैंने बताया था 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे उठपटांग से 11th और 12th में। हम 12th का पेपर अभी फिलहाल कर रहे हैं, उसमें से पहरा कर रहे हैं। 9th और 10th में एक मिलेगा, उसमें जो है ज़्यादातर पूछा जाता है कि पहरे को एक टाइटल दे दो। ठीक है, यहाँ पर हमसे उठपटांग से पूछे जाते हैं और ये बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर भी देते हैं, इसमें डरना नहीं है, हो भी जाते हैं ये गलत। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम, अगर तुक्का मारना है तुक्का तो मार के ही आओगे, ऐसा तो है नहीं आंख बंद करके कुछ भी कराओगे। पुट एन एंड टू समथिंग बाय टेकिंग डिसेसिव एक्शन, हम यहाँ पर हम कुछ एक्शन की बात कर रहे हैं और आपको क्या करना है, पहरा 1 इन्होंने बोला है, पहरे 1 में जाओ। ठीक है, पहरे 1 में, ये तुक्के की बात कर रहा हूँ, अगर समझ आता है अच्छे से तो अच्छे से अटेम्प्ट करना, इंग्लिश आती है तो, और नहीं आती है तो जुगाड़ बताता हूँ तुमको। पहरा 1 बोला है, पहरे 1 में जो तुम्हें डिफिकल्ट सा वर्ड मिले, अजीब सा, ठीक है, वही आपको मिलेगा। लेकिन वहाँ पे हम एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन हो रहा है इस वाली लाइन में। आई डिड नॉट सक्सीड इन स्टैंपिंग आउट दिस एविल, है ना, सक्सीड नहीं हुआ जो कुछ करना चाह रहा था। तो जो वर्ड है वो स्टेटमेंट जो दी गई थी उसके लिए जो वर्ड यूज हो रहा है वो है स्टैंपिंग आउट। ठीक है, तो ऐसे आपको ढूंढना है, थोड़ा सा मिलता जुलता सा ढूंढने की कोशिश करनी है। बहुत टाइम है आपके पास में पेपर में, आराम से अटेम्प्ट करना, कहीं जल्दबाजी में काटते पीटते रहो वहाँ पे। रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विद इट्स एंटोनियम, एंटोनियम जो है इससे का जो एंटोनियम ढूंढना है अंडरलाइन वर्ड का। ही वॉज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, कोर्ट ने क्या करा था, अब देखते हैं, कोर्ट पे आते हैं। कन्विक्टेड का हमें नहीं पता क्या होता है। बोथ वर डिक्लेयर टू बी नॉट गिल्टी एंड एक्विटेड, अब वहाँ पे कन्विक्टेड था, यहाँ पे एक्विटेड है, क्योंकि गिल्टी तो अलग शब्द हमें समझ आता है, ये तो एक्विटेड नहीं आता फिलहाल के लिए। तो ये यही जो है हमारा यहाँ पे आंसर होगा एक्विटेड, यानी कि इसका जो है एंटोनियम क्या हो जाएगा, कन्विक्टेड का एक्विटेड। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है इसको हमको कंप्लीट करना है। गांधी जी सस्पेक्टेड अ नंबर ऑफ ऑफिसर बट ही कुड नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट देम एज ही, तो ही के बाद हमको भरना क्या है, ही हैड नो सफिशिएंट एविडेंस अगेंस्ट देम, क्योंकि उसके पास सबूत नहीं थे। अगर हम यहाँ पर आते हैं ऑफिसर्स वाली लाइन पे और ऊपर आते हैं पहरे में, अगर आप पढ़ोगे ध्यान से, है ना, तो यहाँ पे एक तो ये दिखा रखा है, सो आई कल बिगेन टू कलेक्ट एविडेंस, तो उसने एविडेंस इकट्ठे करने शुरू करे। तो इसका मतलब क्या था, उसके पास एविडेंस नहीं थे, उसके पास कंप्लेंट्स थी ऐसी ऐसी, तो बहुत सारी कंप्लेंट इकट्ठी करी, एविडेंस इकट्ठे करे थे उन्होंने। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है,
यहाँ पर देखो, क्योंकि ऑप्शन टाइप नहीं है यहाँ पे, आपको अपने पास से बना के लिखना है। तो ही हैड नो सफिशिएंट एविडेंसेस अगेंस्ट देम। इससे मिलता जुलता आप अपने हिसाब से भी बना के लिख सकते हो, ऐसा नहीं है एग्जैक्ट यही आएगा, मिलता जुलता भी लिख सकते हो। Whom did गांधी मीट आफ्टर कलेक्टिंग द एविडेंस? गांधी किससे मिलने गया? आराम से बता सकते हो, गांधी जी किससे मिलने गया था? पुलिस कमिश्नर से मिलने गया था, सबूत लेके, है ना। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट वाज डिफिकल्ट इन साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका की बात कर रहे थे हम वहाँ पे कि साउथ अफ्रीका में जो ऐसे भेदभाव हो रहा था, तो डिफिकल्ट क्या था वहाँ पे? तो जो पैसेज हमने पढ़ा है उसके हिसाब से कह सकते हैं कि डिफिकल्ट था कन्विक्ट अ वाइट ऑफेंडर अगेंस्ट कलर्ड मैन, यानी कि काले व्यक्ति के अगेंस्ट में कोर्ट को लेके आना। इससे मिलता जुलता आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। फिलहाल जो आंसर मेरे को सूटेबल सा लग रहा है, देखो ये आंसर एज इट इज पैसेज में नहीं मिलेगा, थोड़ा अपने पास से बना के लिखना है, कहानी इन्होंने दे दी आपको। तो आपको लिखना है इट वाज डिफिकल्ट टू कन्विक्ट अ वाइट ऑफेंडर या वाइट मैन अगेंस्ट कलर्ड मैन, ठीक है, ऐसे करके आप लिख सकते हो। और अपने हिसाब से और कुछ अच्छा लगे तुमको वो भी लिख सकते हो, जो तुम्हें सूटेबल लगे, आसान लैंग्वेज में हो, डिफिकल्ट लैंग्वेज में हो। हमने पैसेज को पढ़ ही लिया था, हमें पता लग गया था कि कलर्ड मैन के साथ वो भेदभाव हो रहा था, वो चीज़ है, तो उसी हिसाब से आपको आंसर बना के लिखने हैं। जबकि देखो ये पैसेज काफ़ी हार्ड लेवल का, सीबीएसई लेवल तक का पैसेज है ये मेरे हिसाब से, तो वहाँ पर भी इतने डिफिकल्ट पैसेज आते हैं। और अब की बार बोर्ड ने सैम्पल पेपर में भी ऐसे ही पैसेज चिपका रखे हैं। मैंने आपको दिखा दिया पैसेज किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, ये बिल्कुल हार्डेस्ट लेवल का पैसेज था। आपको जो पैसेज मिलेगा वो इससे बहुत आसान मिलेंगे फाइनल एग्जाम में, ताकि आप जो है उनको ईजिली अटैम्प्ट कर पाओ। और अभी भी अगर कोई डाउट बचा हो, बाकी मैंने कोशिश करी है आपको अच्छे से समझा दूँ कैसे कैसे अटैम्प्ट होते हैं पैसेजेस को। सबसे मेन चीज़ आपकी पैसेज में वो ये है, आपको पैसेज को पहले अच्छे से समझना है। आप भले ही 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, टाइम बहुत है आपके पास में, और बस समझ लो एक बार उसको ढंग से। अगर एक बार समझ आ गया कि क्या बात हो रही है, जो जो वर्ड समझ आते हैं वही बहुत है, ठीक है, जो नहीं आते भूल जाओ, उस वर्ड को वर्ड ही रहने दो। लेकिन जो मोटा मोटा सा समझ आता है, कहानी ही समझ आ जानी चाहिए आपको, उसके बाद ईजिली तुम अटैम्प्ट कर पाओगे। अगर तुम बिल्कुल ही मतलब नहीं, बिल्कुल ही मतलब मज़ा नहीं आता, इंग्लिश कुछ समझ नहीं आती तुमको, फिर तो आप जो है वर्ड ढूंढो और वहाँ से जुगाड़बाजी करके अरेंज करना पड़ेगा। उसका मैं फिर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन काम चलाओ से इंग्लिश तो आपको एटलीस्ट आनी ही चाहिए। आई होप पैसेज वाली जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी और आपके काफ़ी सारे डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। बस आपको ये करना है, पहले पैसेज को समझना है, आंसर क्वेश्चन को बाद में देखना है। पैसेज जब आपको लगे कि हाँ मेरे को समझ आ गया, 1 बार पढ़ो 2 बार पढ़ो, तो उसके बाद ही उसको जो है आपको क्वेश्चंस की साइड में जाना है और फिर क्वेश्चन बिल्कुल इजीली आप अटैम्प्ट कर पाओगे। अगर आपको पैसेज समझ नहीं आएगा तो क्वेश्चंस आप गलत करते ही रहोगे। 9th 10th के जो पैसेज है वो तो बहुत आसान आते हैं, उनके आंसर डायरेक्ट मिल जाएंगे, वो डायरेक्ट ढूंढ भी सकते हैं। 11th और 12th के जो पैसेज है उनको आपको पढ़ना है, उसके बाद ही अटैम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो गलती होने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। तो अच्छे से करना इनको। और बाकी जो टॉपिक्स आपके नोट मेकिंग हो गई 11th 12th में जो आते हैं, और बाकी के ग्रामेटिकल टॉपिक्स वगैरह, उनकी वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के प्लेलिस्ट के लिंक दे रखे हैं, जहां से आप अपनी क्लासेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो। वहां पर ये सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।